तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल जीना नॉलेज पे। मैं हूं अमित कुमार और आज दोस्तों आप लोग के लिए हैंडमेड जो है प्रश्न जो है मौखिक वो आप लोग के लिए लेकर आया हूं, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न बहुत जगह से संग्रह किया गया है। दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा ही जो भी प्रश्न है, जितने 50 प्रश्न करवाऊंगा इसमें टोटल प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों संगीत के एग्जाम्स में आपके स्टेट और बीपीएससी में जो प्रश्न जो आया था, इसमें जो हर प्रकार का जो प्रश्न मैं शामिल किया हूँ, सारे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो दोस्तों बहुत ध्यान से आप लोग सारे प्रश्नों को याद कीजिए, क्योंकि हाथ से लिखकर दोस्तों आप लोग के लिए मेहनत किया हूँ। तो दोस्तों और इस मेहनत के लिए मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों और भी जो ऐसे इस प्रकार के जो सेट आपके लिए करवाऊँ वो आपसे छूटे नहीं और हर प्रकार का प्रश्न जो है एक सेट में कवर होता चले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा बीपीएससी और स्टेट पेपर 1 और 2 के लिए। अगर आप एग्जामिनर हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आपके लिए बहुत अच्छी प्रश्न होने वाली है आज की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पहला प्रश्न जो है दोस्तों थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेम से बाहर न चला जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न जो है, प्राचीन गमक का कौन सा प्रकार आधुनिक मीड है? तो दोस्तों प्राचीन गमक का कौन सा प्रकार को आधुनिक मीड कहा जाता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मीड का चिन्ह ऐसे इस तरह से लगाया जाता है ना जी, ऐसा ही होता है ना। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, ऐसा ही होता है ना। तो ये क्या होता है कि प्राचीन गमक का जो आधुनिक जो प्रकार हो जाएगा दोस्तों, उसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? प्लावित। इसको प्लावित बोलते हैं। ठीक है, प्राचीन अगर पूछे आपसे कि प्राचीन गमक का कौन सा प्रकार जो है वो आधुनिक मीड कहलाता है, तो वो आपको प्लावित में टिक करना है। ठीक है, प्लावित गमक को क्या कहा जाता है? आधुनिक मीड कहा जाता है। दोस्तों देखिए, प्रश्न को दोहराना मेरा कोई मकसद नहीं होता है, लेकिन दोस्तों प्रश्न को आपके माइंड तक सेट कराना ये मेरा मकसद होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2, अनूप विलास किसकी रचना है? ठीक है, अनूप विलास किसकी रचना है? तो देखिए अनूप नाम से मैंने बताया था कि अनूप नाम से जो भी रहे लगभग जो है वो दोस्तों वो भाव भट्ट की रचना होगी। ठीक है, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप विलास, तो ये सब किसकी है? तो ये भाव भट्ट की रचना है। ठीक है, तो दूसरा का आंसर हमारा भाव भट्ट। अनूप विलास किसकी रचना है? तो भाव भट्ट की रचना है। ठीक है, चलिए अब हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मल्ल लक्ष्य संगीत के लेखक कौन है? तो मल्ल लक्ष्य संगीत के लेखक जो है दोस्तों वो आपके बताए जाते हैं कि वो भातखंडे हैं। कौन है? भातखंडे हैं। ठीक है दोस्तों, जिस पे मैं कमेंट करने के लिए कहूँगा आप बिल्कुल उसको कमेंट करेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है आपका कमेंट करना, और कमेंट से क्या होता है कि आपके माइंड तक वो सेट हो जाता है और बहुत अच्छे से याद भी रहता है। ठीक है, तो मल्ल लक्ष्य संगीत के लेखक भातखंडे जी को बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे बुक से जो है यह सब प्रश्न जो है संग्रह किया गया है, और जो भी वो प्रश्न जो था आपके सेट में जो पूछा गया जो प्रश्न है, तो उसको बहुत उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न जो बन सकते हैं वो भी प्रश्न को हमने शामिल किया है इसमें। ठीक है, राग प्रवेश के लेखक कौन है? तो राग प्रवेश के लेखक जो है इसमें दोस्तों किनको बताया जाता है? तो राग प्रवेश के लेखक जो हैं वो आपके भातखंडे हैं, बीडी पलुस्कर बताए जाते हैं। राग प्रवेश के लेखक बीडी पलुस्कर। ठीक है, तो इसमें कोई संशय नहीं रहनी चाहिए। तो फटाफट मुझे कमेंट कीजिए क्या यह सही है या गलत है। ठीक है, बीडी पलुस्कर जो है वही है ना, ऑप्शन के अनुसार बीडी पलुस्कर राग प्रवेश के लेखक। फटाफट मुझे कमेंट कीजिए आप लोग, क्योंकि आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, क्योंकि दोस्तों आपके बुक में जो जिस तरह से है बस वही आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। कुछ एक्स्ट्रा जो जोड़ना होता है उसको तो मैं देखकर जोड़ ही लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपकी तैयारी में जरा सा भी कहीं कमी नाम की जो चीज़ होती है ना, वो नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं कोई प्रश्न में संशय होता है, कहीं किसी बुक में कुछ दिया हुआ रहता है और कहीं किसी बुक में कुछ दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो वह अगर वैसे प्रश्न आएंगे, अगर कुछ वैसा आंसर आएगा तो आप लोग फटाक से उसको कमेंट करके उसको ताकि दोस्तों और भी लोग जो हैं उनको वो सही हो सके। ठीक है, तो वैसे प्रश्न, क्योंकि दोस्तों संगीत में विवाद तो रहता ही है, विवाद चलता ही आ रहा है, तो क्या कीजिएगा, ये सब चलते रहता है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा जो भी आपको त्रुटिपूर्ण लगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मूर्छना किसे कहते हैं? यानी कि मूर्छना का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका ऑप्शन में वो दिया गया है। तो जैसा कि जानते हैं कि मूर्छना का जो मतलब होता है वो आपके चमकना या उभारना होता है। ठीक है, चमकना अथवा उभारना। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जीना नॉलेज के नाम से, तो आप लोग को पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है,
इसके लिए आप लोग फटाफट ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम भी, अगर PDF चाहिए तो। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि अधिक तार चढ़ाव के लिए तार को किससे मिलाते हैं। तो यहाँ पे आपको किससे मिलाया जाएगा, तो किससे मिलाते हैं भैया, तो खूंटी से मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, खूंटी से मिलाते हैं। किससे, अधिक तार चढ़ाव के लिए तार को खूंटी से मिलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा हो जाएगा, सितार में अनुनाद के लिए किन तारों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सितार में जो होते हैं आपके 7 तार होते हैं और तरब के तार का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, अनुनाद के लिए। ठीक है, सितार में अनुनाद के लिए तरब के तार, और तरब के तारों की संख्या अगर पूछे दोस्तों तो आपको 11 बतानी है। वैसे तो 11 से 17 दिया हुआ था, लेकिन 11 ही जो है वो आपके बोर्ड ने जो सही जवाब माना है। ठीक है, वैसे आपके बुक में 11 से 17 बताए जाते हैं कि 11 से 17 तरब के तार हैं, लेकिन सही जो उत्तर होगा 11 ही होगा तरब का तार। ठीक है, तो जवाब हमारा क्या होगा, अनुनाद के लिए तरब का तार का प्रयोग करते हैं, और इसमें 7 तार होते हैं, जिसमें छठे तार को चिकारी का तार बोलते हैं। ठीक है, यह किसका बना हुआ होता है, छठा तार जो होता है चिकारी का, यह स्टील का बना होता है, और ये आपके दूसरे और तीसरे तार को जो है आपका जोड़ी का तार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोड़ी का तार, और यह बना होता है आपका पीतल का। ठीक है, 2 और 3 जो होता है आपका पीतल का होता है, और 2 और 3 मिलाकर 5 हो गए, तो 5वां तार भी पीतल का होता है, जिसको कि कौन सा तार कहा जाता है, जिसको कि लर्ज का तार कहा जाता है 5वां को। और 7वां जो तार होता है अंतिम, वो पपैया का तार उसको कहा जाता है, और वह भी स्टील का ही बना हुआ होता है। ठीक है, तो पहले तार हो गए, पहले के बारे में भी बता दे भाई, तो पहला तार को बोलते हैं बाज का तार। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न है कि विनायक राव पटवर्धन किसके शिष्य थे। तो भैया जिसके शिष्य ओमकार नाथ ठाकुर थे उसी के शिष्य ये हैं विनायक राव पटवर्धन। तो किनके थे, तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य थे विनायक राव पटवर्धन। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कि विपंची किस वाद्य से जुड़ा है। तो विपंची जो है आपको वीणा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि विपंची वीणा होता है ना, तो वीणा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है हारमोनी पर आधारित होता है, हारमोनी पर आधारित होता है, हारमोनी यानी कि किस पे, तो कॉर्ड पे आधारित होता है ना हारमोनी, हारमोनी कॉर्ड पे आधारित होता है। सही जवाब क्या हो जाएगा, कॉर्ड। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा कि हिंदुस्तान के जाने माने सितार वादक कौन थे। तो दोस्तों सितार वादक यहाँ ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में 1 से अधिक, क्योंकि आपके अलाउद्दीन खां भी क्या बजाते थे, सितार बजाते थे, निखिल बनर्जी सितार बजाते थे, पंडित रविशंकर भी सितार बजाते थे। एक बात दोस्तों कि निखिल बनर्जी की जब नाम याद कर रहे हैं तो निखिल नाम से आप अगर बनर्जी याद किए होंगे तो ये सितार हो जाएंगे। अगर आप निखिल के बारे में बात कर रहे हैं, निखिल एक और हैं, उनका उपनाम शायद कुछ है, तो निखिल वो हो जाएंगे आपके तबला वादक। ठीक है, अगर बनर्जी रहे तो ये सितार वादक, और निखिल के साथ और कोई दूसरा उपनाम है, थोड़ा सा माइंड से निकल गया है, कोई बात नहीं, निखिल का साथ और कुछ रहे तो आप लोग ध्यान लगाइएगा, उसको तबला लगाइएगा। ठीक है, तबला वादक है वो। चलिए अगला प्रश्न है कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता का क्या नाम है। तो उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता का नाम बताना है। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अल्लाह रखा जो है वो उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता है। ठीक है, उस्ताद अल्लाह रखा। अगला प्रश्न है कि औडव जाति का राग कौन है। तो औडव जाति का राग इसमें बताना है। तो औडव जाति की राग जो होती है वो आपकी भूपाली राग होती है। कौन सी राग, भूपाली जो होती है वो आपकी औडव जाति की राग होती है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आते हैं 14वां नंबर प्रश्न है जो हमारा है, 14 नंबर की तरफ बढ़ चलते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको बस आपका काम कुछ नहीं है, बस आपको याद करना है और जो है एग्ज़ाम जो है अच्छे से फाइट करना है और क्वालिफाइड आपको होकर दिखाना ही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला जो प्रश्न है कि लक्षण गीत का क्या उद्देश्य होता है। थोड़ा सा अगर आपको जो है यह जो लिखा हुआ अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मेरे बातों पे ध्यान दीजिए, आपको उसका क्वेश्चन और आंसर दोनों मिल जाएगा। ठीक है, लक्षण गीत का क्या उद्देश्य होता है। तो लक्षण गीत का उद्देश्य होता है दोस्तों कि रागों का परिचय कराना। किसका, रागों का परिचय करवाना लक्षण गीत का उद्देश्य होता है। चलिए अगला है हारमोनी का क्या अर्थ है। तो हारमोनी का अर्थ के लिए आपको जाना जाएगा कि हारमोनी में क्या होता है कि संवाद स्वरों का एक साथ जो वादन है वो आपका हारमोनी कहलाता है। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, क्या है, संवाद स्वरों का एक साथ वादन क्या कहलाता है, हारमोनी कहलाता है। ठीक है,
चलिए अब बात कर लेते हैं मेलोडी की। तो मेलोडी का क्या अर्थ है? तो देखिए उसमें जो था आपका संवाद स्वर का था, लेकिन मेलोडी में आपका क्या है? क्रमिक स्वर होगा। क्या होगा? मेलोडी में क्रमिक स्वरों का वादन होता है, ठीक है? मेलोडी में क्रमिक स्वरों का वादन होता है आपका। तो आपको याद करना है मे से मे और क क्रमिक मेक, और उसमें आपको ह से ह, उसके बाद हार्मनी, तो स से संवाद स्वर तो हस, ठीक है? इस तरह से आपको याद करना है, तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि इसमें कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है कि बड़े गुलाम अली किस घराने से थे? तो बड़े गुलाम अली का घराना बताना है। तो घराना जो थे वो पटियाला घराना से थे। कौन? बड़े गुलाम अली। या दोस्तों बड़े गुलाम अली जो थे ये तराना भी गाते थे, याद है? पता है कि नहीं? तराना भी गाया करते थे। अगला प्रश्न है जिन रागों के नाम थाटों को दिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन रागों के नाम से जो थाटों को दिए गए हैं वो उसको कहते हैं आश्रय राग। क्या कहा जाता है? आश्रय राग। यानी कि जो थाट के नाम पर जिस राग का नाम पड़े उसको आश्रय राग कहा जाता है, ठीक है? क्लियर? अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत में इनमें किनकी प्रधानता होती है? तो पाश्चात्य संगीत में प्रधानता की बात करें तो वो आपको हो जाएगा, प्रधानता आपके हो जाएंगे हारमोनी। पाश्चात्य संगीत में हारमोनी का होता है, लेकिन हिंदुस्तानी संगीत में बात करें तो वो किसकी होती है? मेलोडी की होती है, ठीक है? अगला प्रश्न है वैदिक काल में स्वर को किस नाम से जाना जाता था? बात हो रही है दोस्तों वैदिक काल की, तो वैदिक काल में स्वरों को यम के नाम से जाना जाता था, ठीक है? किस नाम से? यम के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि भरत काल में कौन सा गायन प्रचलित था? तो भरत काल में दोस्तों जैसा कि आप लोग पढ़े हैं कि जाति गायन जो था वो क्या था? प्रचलित था। भरत काल में ही जाति गायन प्रचलित था, ठीक है? अगला प्रश्न है नत्थन पीर बख्श किस घराने के हैं? यानी नत्थन पीर बख्श जो है वो आपके किस घराने के हैं? तो ये ग्वालियर घराने से हैं। इनको ग्वालियर घराने का संस्थापक भी माना जाता है। किनको? नत्थन पीर बख्श को, ठीक है? अगला प्रश्न है तराना गायन के लिए सर्वप्रसिद्ध नाम, यानी कि दोस्तों तराना के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर में कि बड़े गुलाम अली खां जो तराना भी गाया करते थे, और ये तराना के लिए जो है एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, यानी बहुत अच्छे गायक थे तराना के, ठीक है? देखिए दोस्तों ऐसा है कि बड़े गुलाम अली तराना ठुमरी भी गाते होंगे, बिल्कुल गाते होंगे, लेकिन तराना में भी इनका नाम जोड़ा जाता है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं भूपाली जो है आपका म और नी वर्जित है, यानी कि भूपाली को मनी एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है? तो भूपाली में याद रखना है म और नी जो है वो आपका वर्जित माना जाता है भूपाली में। तो इसका स्वर क्या बन जाएगा? इसका स्वर भी आपसे पूछ देगा, ठीक है? उसमें आपको रहेगा सा रे ग प ध, और उसके बाद फिर नी, तो ये आपका नी वर्जित हो जाता है इसमें। तो आपको यहाँ पे हमने क्या छोड़ा है? सा रे ग म छोड़ दिया है, प ध, और उसके बाद फिर ये आपका ये तो वर्जित ही होता है, ठीक है? तो 5 स्वर लगते हैं, 1 2 3 4 और 1 5, वो वर्जित होता है, ठीक है? अगला प्रश्न है कि कौन सा राग उत्तरांगवादी राग है? तो उत्तरांगवादी राग है, कौन सा राग है? तो वो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मालकौंस हो जाएगा। उत्तरांगवादी राग जो है आपका मालकौंस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चलते हैं। क्या कह रहा है कि धमार क्या है? तो दोस्तों धमार क्या है? तो धमार तो आप लोग जानते हैं कि धमार गीत है। धमार गीत होता है ना? फटाफट कमेंट कीजिए। धमार तो गज़ल नहीं होगा, भजन नहीं होगा, कीर्तन नहीं, इसके अनुसार क्या है? गीत है। धमार क्या है? धमार गीत में आता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर का है कि निम्न में कौन सा राग असावरी थाट का है? तो असावरी थाट में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जौनपुर, देसी, दरबारी, ये सब किनके हैं? तो ये सब असावरी के हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा देसी। कि कौन सा राग असावरी थाट का है? तो देसी जो है वो आपके असावरी थाट का राग है। चलिए अब 28 की तरफ बढ़ चलते हैं मेरे दोस्त। 28 में क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कि रेला कितनी लय में बजाए जाते हैं? तो रेला जो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि चौगुन या अठगुन में जो है आपका रेला बजाया जाता है। सबसे पहले बात करें कि रेला कहते किसको हैं, तो रेला क्या होता है कि जब तबले पे जो बजाते हैं ना, स्वतंत्र वादन जो करते हैं ना, तो उसको ही रेला कहा जाता है, ठीक है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चौगुन या अठगुन।
चौगुन या अठगुन। रेला कितनी लय में, याद रखना है, चौगुन या अठगुन में बजाया जाता है रेला, ठीक है। और स्वतंत्र वादन, तबले पे स्वतंत्र वादन में रेला बजाते हैं। कौन सा राग आसावरी थाट का राग है? तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका राग जो है देश भी आसावरी में था, आपका दरबारी भी जो है वो भी आसावरी में हो जाएगा। तो राग दरबारी जो है वो आपके आसावरी थाट का राग है, ठीक है। गमक के कुल कितने प्रकार हैं? तो संगीत रत्नाकर के अनुसार पूछा जा रहा है, तो गमक के कुल कितने? 15 प्रकार माने जाते हैं। गमक के कितने? 15 प्रकार हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पुरुषों के तानपुरे में पीतल का तार होता है। तो पुरुषों की तानपुरे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तानपुरे में कितने तार होते हैं? तानपुरे में 4 तार होते हैं दोस्तों, जिसमें कि आपका प्रथम तार जो होता है वो आपका क्या होता है, और अंतिम तार, ये दोनों तार जो होते हैं वो पीतल के होते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रथम तथा अंतिम तार जो होता है तानपुरे का वो पीतल का होता है, और बाकी जो बीच का होता है 2 लोहे का होता है, ठीक है। और चलिए मुझे फटाफट एक चीज़ कमेंट करके बताइए कि महिलाओं के जो तानपुरे होते हैं उसमें कौन सा तार जो है वो पीतल का होता है? चलिए आपके लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, फटाक से कमेंट कीजिए मुझे। अगला प्रश्न है कि भरत काल की अवधि मानी जाती है, तो भरत काल की अवधि कब तक है? तो 1 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी तक जो है आपके भरत काल की अवधि मानी जाती है, ठीक है। 1 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी तक जो है वो आपके भरत काल की अवधि होती है। देखिए कालों की बात करें तो यहाँ तक के आपके हो गए प्राचीन काल, ठीक है। फिर आपका है मध्यकाल। मध्यकाल में आपको लेकर 800 ईस्वी से लेकर आपके 1800 ईस्वी तक मध्यकाल चलता है। और मध्यकाल को भी दोस्तों 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है आपका पूर्व मध्यकाल और एक होता है आपका उत्तर मध्यकाल। तो इसमें 5-5 साल की जो काल है दोस्तों, यानी 800 से लेकर 500, इसमें 500 इसमें और जोड़ दें तो 800 से लेकर 1300 ईस्वी जो होता है वो होता है आपका पूर्व मध्यकाल। और 1300 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक अगर जोड़ें तो उसमें हो जाता है उत्तर मध्यकाल। और अगर 1800 ईस्वी के बाद से अगर बात करें तो वो हो जाता है आपका आधुनिक काल में चल रहा है, जो कि अभी वर्तमान आधुनिक काल ही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? तो अभिनव राग मंजरी के लेखक जो बताया जाता है वो किनके? वो भातखंडे जी को बताया जाता है। किनको? भातखंडे जी को अभिनव राग मंजरी के लेखक बताए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला सही जवाब हमारा क्या होने वाला है? क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। अहमद जान थिरकवा संबंधित है। तो दोस्तों ये अहमद जान थिरकवा को कभी नहीं भूलना है, ये तबला बजा कर थिरकते थे, ठीक है। ये तबला जो है ये आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। अहमद जान थिरकवा का संबंध तबला से हो जाएगा, ये तबला बजाते थे। क्लियर? चलिए अगला है कि पाश्चात्य स्वर लिपि में कौन सी पद्धति अधिक प्रचलित है? तो पाश्चात्य संगीत की बात हो रही है तो इसमें कौन सी पद्धति जो है अधिक प्रचलित में है? तो वो आपके हो जाएंगे, वो आपका सही जवाब अष्टाव स्वर पद्धति। अष्टाव जो है वो दोस्तों आपके पाश्चात्य स्वर लिपि पद्धति जो है वो उसमें क्या है? प्रचलित है, ठीक है। अगला प्रश्न है संगीत दर्पण मासिक पत्र के लेखक कौन है? दोस्तों इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आपकी बुक पे यहाँ पे कादिर बख्श जो है आंसर दिया हुआ था और आपके गूगल में कुछ और दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे कादिर बख्श भी मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न है, इसको मैं इसीलिए लाया हूँ ताकि आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए ये 36 नंबर का प्रश्न जो है आप लोग 36 लिखकर उसका जो सही जवाब है वो जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यह जो है दोस्तों यह प्रश्न जो है रिलेटेड था, वहाँ पे जो पूछा गया था उससे रिलेटेड है, क्योंकि पूछे जाने की हो सकती है संभावना। वैसे मैं अगले सेट में इस प्रश्न को मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। अगले प्रश्न है कि मूल स्वर कितने होते हैं? तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि मूल स्वरों की संख्या हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कितनी है? 7 है। मूल स्वर कितने हैं जी? 7 है ना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चल स्वरों की संख्या कितनी है? देखिए आप लोग फटाफट इनमें से क्या मारना है? नॉट मारना है, क्योंकि चल स्वरों की संख्या जो होती है वो आपके 5 होते हैं, ठीक है। चल स्वरों की संख्या 5। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि अचल स्वर, तो अचल स्वर को 2 बताना है, ठीक है। कुल 7 स्वर होते हैं ना, जिसमें कि 5 अचल, ये 5 चल और 2 अचल। तो अचल में जो होता है आपका सा और प होता है, ये आपका अचल होता है, ठीक है। और बाकी जो बच गए
वो आपके चल होते हैं, क्योंकि चलते हैं उसके कोमल भी होते हैं और कुछ का तीव्र भी होता है। जैसे तीव्र तो केवल एक का होता है, केवल म का होगा। तो ठीक है, क्लियर इस तरह से। अगला जो प्रश्न है कि ध्रुपद गीत में प्रायः गाया जाता है, तो ध्रुपद गीत जो है भक्ति रस के लिए गाया जाता है ध्रुपद गीत। ठीक है, इसमें जो है आपके ध्रुपद में कौन सा ताल का प्रयोग होता है, तो ध्रुपद के साथ 4 ताल की संगत होती है और ये पखावज पे बजता है। ठीक है, पखावज। लेकिन दोस्तों आजकल क्या है, पखावज तो प्रचलन में है नहीं, बहुत कम हो गया है। इसका जो है आपका तबले ने स्थान ले लिया है। ठीक है, पखावज की जगह आजकल तबला पे भी बजाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि गाते बजाते समय पीछे अथवा आगे के स्वर को स्पर्श मात्र करने को क्या कहते हैं। केवल आपको स्पर्श करना होता है। जैसे उसको क्या कहते हैं, मैंने बताया था ना कि सा, उसके बाद फिर आपका ये नी है, और ये मान लीजिए कि आप यहाँ पे आप रे ले रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप रे लिए, तो ये जो है दोस्तों, ये पूर्व लग्न और अनुलग्न ये क्या होते हैं, कर्ण होते हैं। इसी को तो कर्ण कहा जाता है, इसको कर्ण कहते हैं। ठीक है, आगे या पीछे को केवल स्पर्श मात्र। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण जो होते हैं दोस्तों, वो कर्ण, ये कर्ण आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक अनुलग्न और दूसरा पूर्व लग्न। ठीक है, तो क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों 41 नंबर का प्रश्न है। 40 तो हम लोग देख चुके हैं। चलिए 41 में क्या कह रहा है। 41 में है कि सरोद कौन सा वाद्य है। तो दोस्तों सरोद जो है आप लोग जानते हैं कि उसमें क्या लगा हुआ होता है, तार लगा हुआ होता है ना। तो सरोद जो होता है वो हमारा वो कौन सा वाद्य हो जाएगा, तो सरोद तत्वाद्य हो जाएगा। ठीक है, सरोद तत्वाद्य है। अगला प्रश्न है कि जाति वर्गीकरण के बाद कौन सा वर्गीकरण आया। तो जाति वर्गीकरण पहले जाति उसके बाद ग्राम। ठीक है, पहले जाति उसके बाद ग्राम, यानी जो जाति होती है वो जाति सब मिलकर कहाँ जाते हैं रहने, किसी ग्राम में रहते हैं, ग्राम बसाते हैं। ठीक है, तो पहले जाति उसके बाद कौन सा वर्गीकरण, तो उसके बाद फिर ग्राम राग वर्गीकरण आया। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ देख लें। तो ये डमरू जो है आपका, ये बहुत पुराना वाद्य माना जाता है। ठीक है, क्योंकि डमरू का संबंध जो है आपके शिव से है। तो डमरू जो है कौन सा वाद्य है, तो डमरू जो है वो आपका कौन सा वाद्य हो जाएगा, अवनद वाद्य हो जाएगा। ठीक है, डमरू, क्योंकि उसमें जो होता है दोस्तों चमड़ा मढ़ा हुआ होता है, इसके कारण इसको अवनद वाद्य। और घन जो है वो आपके धातु के बने होते हैं, और सुशीर जो होता है वो आपके हवा वाला होता है, और तत् में तार वाला। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। दोस्तों ये आप मुझे बताइए कि हाथ से जो हैंडमेड जो सेट आपके लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्या ये कैसा आपको लग रहा है, ये फटाफट मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा दोस्तों आप लोग कि हैंडमेड सेट प्रैक्टिस जो है आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, राग श्री किस थाट का राग है। तो श्री आप लोग को मैंने बताया था कि श्री मतलब ईश्वर से संबंध इसको जोड़ना है, और पूरब में सूर्य उगता है निकलता है, तो उस समय क्या करते हैं, हाथ जोड़कर आप लोग प्रणाम करते हैं ना। तो वही जो है आपकी राग जो है श्री, वो पूर्वी थाट का राग हो जाएगा। किसका, पूर्वी थाट का राग हो जाएगा श्री। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है कि ठुमरी का जन्म किन के द्वारा हुआ। तो जैसा कि सब लोग जानते ही हैं कि लखनऊ के नवाबों द्वारा जो है आप लोग का ठुमरी का जन्म माना जाता है। उसमें भी क्या नाम पूछे तो वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह को कहा जाता है कि ठुमरी के आविष्कारक माना जाता है लखनऊ के नवाबों के द्वारा। यह लखनऊ के नवाब थे। अगला प्रश्न है कि कौन सा घराना ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। तो घराना बताना है कि ठुमरी के लिए जो प्रसिद्ध घराना है वो कौन सा घराना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ और बनारस जो है वो आपके ठुमरी के लिए प्रचलित घराने हैं। और इनमें नाम अगर बात करें तो गिरजा देवी और सविता देवी ये सब क्या है, बहुत अच्छी ठुमरी गायिका हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा 47 नंबर का जो है उसमें क्या कहा जा रहा है कि ख्याल किस भाषा का शब्द है। तो ख्याल दोस्तों, ख्याल आता है तो ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, ख्याल जो है ये गायकी है, एक प्रकार की क्या है, गायकी है। ये आपके फारसी भाषा का शब्द है। अगर ख्याल गायकी से अगर संबंध पूछे तो ये आपके राजन मिश्र और साजन मिश्र का नाम सुने ना, राजन मिश्र और साजन मिश्र ये ख्याल गायक थे दोस्तों। और कुछ अलग से आप पढ़े होंगे ये, और
दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक गायक केवल एक चीज़ ही गा सकता है, लेकिन इसमें ये क्या थे, माहिर थे, ठीक है। तो और एक चीज़ आपसे प्रश्न पूछ कर दूं कि राजन मिश्र और साजन मिश्र जो थे, इनके गुरु का क्या नाम था, ठीक है। तो इनमें जो इनके गुरु जो थे उनको कहा जाता है बड़े रामदास जी। राजन मिश्र और साजन मिश्र के गुरु बड़े रामदास जी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम बढ़ाते हैं आगे। गंभीरतापूर्वक स्वरों का उच्चारण क्या कहलाता है? तो गंभीरतापूर्वक जो है स्वरों का उच्चारण जो है वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा आपके गमक। गमक कितने प्रकार के होते हैं? गमक 15 प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार? संगीत रत्नाकर के अनुसार, ठीक है। और संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, क्योंकि मैंने ऊपर तो बताया आपको संगीत रत्नाकर के लेखक। फटाफट मुझे कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है 49 का प्रश्न है कि राग बहार किस थाट का राग है? तो राग बहार, देखिए बहार जो है आपका वो काफ़ी थाट का राग है, क्योंकि जब बहार होगा तो काफ़ी होगा, ठीक है। आपके पास जब बहारें आएंगी ना, जब आप सिलेक्शन लोगे तो बहारें जो आएंगी वो काफ़ी आएंगी, ठीक है। तो इस तरह से याद कर लेना है कि राग बहार काफ़ी थाट का राग है, ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न है कि गान कितने प्रकार के होते हैं? तो गान की बात करें तो गान जो है दोस्तों वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है निबद्ध गान और दूसरा होता है अनिबद्ध गान। क्योंकि दोस्तों निबद्ध किसको बोलते हैं? जो कि ताल में बंधा हुआ हो वो हो जाएगा आपका निबद्ध हो जाएगा, और जो बिना ताल में, जो ताल में ना बंधा हुआ हो वो हो जाएगा आपका अनिबद्ध, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको 50 प्रश्न करवा दिए हैं, और दोस्तों आपके लिए यहाँ पे कुछ है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, तो आप लोग निशाना जो है दोस्तों साधे रहिए, बाकी बाद में देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा। तो फटाफट मुझे कमेंट कीजिए कि आपको यह सेशन कैसा लगा दोस्तों, और फटाफट मुझे जवाब चाहिए दोस्तों, क्योंकि हर लोग का जवाब बहुत मायने रखता है मेरे लिए, इम्पॉर्टेंट है हर लोग का जवाब, क्योंकि दोस्तों आपके लिए कर रहा हूँ ना, तो आप जो है का कमेंट और आपका ख्याल रखना बनता है। दोस्तों बहुत सारे लोग थे जो कि वो लोग मोबाइल नंबर मांग रहे थे। दोस्तों मोबाइल नंबर क्या कीजिएगा, बहुत सारा जो है दोस्तों वैसे ही भी सारा दिन काम रहता है, तो बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है। तो बस आपका जो भी है आप कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में तो दोस्तों मैं रिप्लाई कर ही देता हूं, तो इसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से मोबाइल नंबर की। इसलिए आप लोग डोंट वरी माय फ्रेंड, बस आप लोग जो है अपनी मेहनत पे फोकस कीजिए, और जो भी आप लोग कमेंट कीजिए मैं वहाँ हर लोगों का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, लेकिन इस सेशन के बारे में लिखना ना भूलें कि हाँ कैसा लगा यह सेशन, फटाफट लिखिए दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।